डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरिफिक क्लासेस। अच्छा, तो आज हम लोग अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोग ने ओम्स लॉ पढ़ा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है। वी ऑल हैव अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इफ़ यू डू नॉट हैव अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ इट, या अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा नहीं है तो पूरा प्लेलिस्ट जाके देख लो, सो दैट इट इज बिट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी देखो, अभी आज का टॉपिक क्या है, एक्सेप्शंस टू ओम्स लॉ। अभी देखो, हर कोई एक कंडक्टर एक जैसा बिहेव करेगा, ऐसा तो कोई यूनिवर्सल कुछ कोई किसी ने बोल नहीं दिया है। तो अगर कोई एक दो कंडक्टर्स एक जैसे बिहेव नहीं करते, तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ माइट नॉट बी कैरिड इन लाइक ऑल द कंडक्टर्स। वो इट माइट नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल द कंडक्टर्स, बट बात ऐसा है कि ओम्स लॉ बहुत सारा कंडक्टर्स जैसे डायोड्स हो गया, एलईडीज हो गया, थर्मिस्टर्स हो गया, ऐसा टाइप ऑफ कंडक्टर्स के लिए वो वैलिड नहीं है। अपना जो वी आई कर्व जो हम लोगों ने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन आता है, दैट डज नॉट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो कैसा आता है, देखो हाइपोथेटिकली हम लोग मान लेते हैं अपने पास एक वी आई कर्व ऐसा आया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मान लेते हैं अपने पास वी आई कर्व कुछ ऐसा आया, कैसा, ऐसा। नाउ सी, दिस वायलेट्स ओम्स लॉ। क्यों? ओम्स लॉ बोलता है कि वो स्ट्रेट लाइन आएगा, बट ऑन कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स वी फाइंड आउट दैट अरे वी आई ग्राफ तो कुछ ऐसा आ गया। तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो इसका जरूर होगा ना। देखो क्या होगा एक्सप्लेनेशन। नाउ फर्स्ट लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंडक्टर्स शुड फॉलो ओम्स लॉ। एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब तुम लोग पूछोगे कि ये डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया अपना थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ थीटा 1, और यहाँ पे कैलकुलेट किया थीटा 2, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट R2 मान लो इज ग्रेटर देन R1। सो हम लोग को क्या दिख रहा है कि देखो रेजिस्टेंस इज नॉट सेम, लेकिन ओम्स लॉ बोलता है क्या, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा अक्रॉस द कंडक्टर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको दिख रहा है द फिनोमेना ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे वेरी कर रहा है, यहाँ पे भी वेरी कर रहा है। वैसे हम लोग अगर और पॉइंट्स निकाले, जैसे थीटा 3 मान लो यहाँ पे, थीटा 4 मान लो यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे क्या है मेरा रेजिस्टेंस इज लेकिन डिफरेंट है ना। तो ये आता है कोई एक सेमीकंडक्टर का ग्राफ जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब एक टर्म मैंने यूज किया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स बेसिकली दोज डिवाइसेस जिसका कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स यानी कंडक्टर्स एंड एब्सोल्यूट नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, बीच में कहीं पे। इंसुलेटर्स कि जितना उतना भी हाई रेजिस्टेंस नहीं है कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा, या कंडक्टर जैसे स्मूथली भी करंट फ्लो नहीं करेगा, वो लोग कहीं बीच पे है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स ऑफ ये अपना सेमीकंडक्टर्स क्या होगा। देखो हम लोग के घर में अभी लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट एलईडी बल्ब्स या एलईडी ट्यूबलाइट्स। व्हाट इज एन एलईडी ट्यूबलाइट? एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो वो एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। फिर अपना आता है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स आर रेजिस्टेंसेस व्हिच आर लाइक वेरी वल्नरेबल टू चेंज इन टेम्परेचर। थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करोगे उसका रेजिस्टेंस में बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो दोज आर व्हाट, दोज आर दे आल्सो एक्ट एज अ टेम्परेचर स्पेसिफिक डायोड। ऐसा तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल, पीएन जंक्शन डायोड्स हो गया, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है जहां पे वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। मैं कुछ का ग्राफ दिखा देता हूं तुमको, सो फॉर योर ओन बेनिफिट, तो मैं तुमको दिखा देता हूं, तुम लोग कर लो उसको, ठीक है ना। देखो पीएन जंक्शन डायोड्स में मेरा ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा।
यहाँ पे ये आएगा ऐसा, यहाँ पे आएगा ऐसा, ठीक है। दिस इज फॉर पीएन जंक्शन डायोड इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायोड, ठीक है। नाउ सी, ये तो मेरा पीएन जंक्शन गया। अभी थर्मिस्टर्स के लिए ऐसा होगा, हम लोग देख सकते हैं कि हर एक केस में क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस जैसा ओम्स लॉ जैसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा हम लोग को ये वेरिएंस दिख रहा है, हर एक जगह पे वेरिएंस दिख रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ओम्स लॉ हर जगह फॉलो नहीं भी हो सकते। आगे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज सुपरकंडक्टर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे सुपरकंडक्टर्स। तो बच्चों सुपरकंडक्टर्स क्या है, देखो सुपरकंडक्टर्स मतलब वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स है। बहुत अच्छा कंडक्टर होने का क्राइटेरिया क्या है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी वेरी वेरी लो, है ना। तो सिंस उसका रेजिस्टेंस विल बी वेरी वेरी लो, तो कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जैसे नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए जितना जितना हम टेम्परेचर घटाते हैं उसका उतना उतना उसका क्या होता है, उतना उतना उसका रेजिस्टेंस घटते जाता है। तो जितना रेजिस्टेंस घटेगा उतना अपना करंट फ्लो क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो सुपरकंडक्टर्स का ग्राफ कैसे होता है पहले वो हम लोग देखते हैं। दिस इज माई ग्राफ ऑफ सुपरकंडक्टर्स। तो सुपरकंडक्टर्स क्या होगा, एट वेरी लो टेम्परेचर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर घटेगा अपना उतना क्या होगा, उतना अपना रेजिस्टेंस भी घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो अपना करंट भी ज्यादा फ्लो करेंगे। इट विल बिकम अ सुपर कंडक्टर, मतलब समथिंग विच कंडक्ट्स इन अ वेरी गुड मैनर, जिसके पास मतलब जो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ठीक है ना। तो सुपर कंडक्टर इज बेसिकली सब्सटेंस जो लो टेम्परेचर पर, यहाँ पे हम लोग अगर ओम्स लॉ देखिए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे tan थीटा या स्लोप का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी ऑलमोस्ट नियर जीरो या जीरो भी हम लोग मान सकते हैं। फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज एविडेंट दैट द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज जीरो। सो क्योंकि ये जीरो आ रहा है तो यहाँ से वी कैन इजिली से दैट देन रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। तो रेजिस्टेंस जीरो होगा, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जीरो होगा तो हम लोग को ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या मालूम है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। अब देखो व्हेन R टेंड्स टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ माई करंट इज इनफाइनाइटली हायर। क्योंकि करंट मेरा इनफाइनाइटली हायर होगा तो इट विल बी नोन एज अ सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स का कुछ एग्जांपल्स भी होगा। क्या है, एक एग्जांपल है अपना मर्क्यूरी। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में हम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा दैट वी नीड टू मेंशन द टेम्परेचर बिलो विच इट बिहेव्स एज अ सुपर कंडक्टर। मर्क्यूरी का फिजिबल टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 4.2 केल्विन, ठीक है। वैसे अपना है लेड, एक और एग्जांपल है लेड, ठीक है। लेड का कितना होगा, लेड का होगा इज अराउंड 7.25 केल्विन, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया सुपर कंडक्टर्स, है ना। चलो अभी अपन लोग एक और कॉन्सेप्ट की तरफ डाइव इन करेंगे। देखो इतना सब कुछ रेजिस्टेंस करंट ये वो ओम्स लॉ ये सब सीखने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना हम लोग को। वी शुड बी नोइंग हाउ टू अप्लाई दोस थिंग्स। कैसे अप्लाई करेंगे, वेयर डू अप्लाई, वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स इन choosing our wires, in choosing wires।
मतलब क्या है, कैसा वायर हम लोग चूज करेंगे इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लाइक एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स, एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन यूजेज। तो उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट यूजेज या डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस हम लोग को उसको वायर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अपना हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, हम लोग को सबको मालूम है ट्रांसमिशन लाइन्स क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स। वाटर ट्रांसमिशन लाइन्स, हम लोग को जो ओवरहेड हम लोग देखते हैं ना बाहर, ओवरहेड कुछ वायर्स जा रहे होते हैं ऊपर, तो दोज आर ट्रांसमिशन लाइन्स। उसमें क्या रहेगा, देखो व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म, इट परफॉर्म्स अ फंक्शन जहां पे करंट मेन सोर्स ऑफ सप्लाई है करंट का, वहां से वो करंट ला रहा है कहां तक, अपना घर तक, है ना। लेकिन एक चीज सोचो, अगर वहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया वायर का, तो बहुत करंट तो उसमें ही लॉस हो जाएगा ना वायर में, ऑन द वे फ्रॉम द स्टेशन टू आवर होम या कहीं भी फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या होगा, वहां पे हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा कि बहुत कम रेजिस्टेंस वाला हमको वायर चाहिए। इसलिए हम लोग वी चूज व्हाट काइंड ऑफ वायर, वी चूज कॉपर वायर्स एंड टू सम एक्सटेंट एल्यूमिनियम वायर्स एज वेल, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप अपने पास जो आता है वो आता है नॉर्मल रेजिस्टर्स का, जो हम लोग लैब वगैरह में यूज करते हैं ना, नॉर्मल रेजिस्टर्स। नॉर्मल रेजिस्टर्स का क्या होना चाहिए कि थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर का कंडीशन डिफरेंट हुआ, थोड़ा मोड़ा इधर उधर प्रेशर चेंजेस हुआ, कुछ टेम्परेचर चेंजेस हुआ, कुछ ये वो हुआ, तो वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब हल्का सा मान लो आज धूप है, कल बारिश हो गया, बस हो गया, मेरे रेजिस्टेंस का इतना ज्यादा फर्क आ गया, ग्राफ इधर उधर हो गया, तो दैट इज नॉट माई आइडियल कंडीशन, राइट। तो क्या होना चाहिए, तो हम लोग का वो जो वेरिएंस होगा, टेम्परेचर वेरिएंस, वो थोड़ा कम होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज समथिंग कॉल्ड, हम लोग कुछ एलॉयज यूज करते हैं, मैग्नानिन, कॉन्स्टेंटिन जैसे कुछ एलॉयज यूज करते हैं, ठीक है। दीज सेटिस्फाई आवर कंडीशंस। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ वायर टू बी यूज्ड, दैट इज फ्यूज वायर। अभी इधर देखो, ध्यान से देखना इसको, पे वेरी मच अटेंशन टू दिस, बी केयरफुल। देखो फ्यूज का काम क्या रहता है, फ्यूज एक सर्किट में रहता है कि गलती से भी शॉर्ट सर्किटिंग हो गया या कहीं से करंट लीक हो गया या कहीं से भी बहुत ज़्यादा हीट हो गया सर्किट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग आएंगे अपने लाइक लेटर पार्ट ऑफ द वीडियोस में, बहुत सारा वीडियोस रहेगा इस टॉपिक पे, तो लेटर पार्ट में हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। उसकी वजह से बहुत सारा आग वगैरह भी लग सकता है ना। तो I have to anyhow prevent flow of excess current in the circuit. Flow of excess current कैसे like how to do it? देखो अगर मान लो मैंने सर्किट पे कहीं पे एक जगह पे एक छोटा सा वायर का सेक्शन लगा दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, किससे कम है, कंपेयर टू द अदर मटेरियल्स यूज्ड इन द सर्किट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो कम रहेगा। फायदा यही होगा कि गलती से भी अगर मेरा करंट ज़्यादा हो गया सर्किट में, गलती से भी मान लो शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, मेरा करंट अगर ज़्यादा हो गया तो दैट वायर विल मेल्ट एंड इमीडिएटली स्नैप ऑफ द सप्लाई। व्हेन अ सप्लाई विल बी स्नैप्ड ऑफ, तो कोई एक्सेस करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो वो फ्लो नहीं करेगा। तो फ्यूज वायर में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। अगर हम लोगों ने ये यूज नहीं किया, नॉर्मली रख दिया, तो क्या हो सकता है, सर्किट पे आग लग सकता है हमको, लाइक सर्किट वोंट ऑटोमेटिकली स्नैप ऑफ, सर्किट में आग लग जाएगा एंड इट माइट लाइक कॉज, इट माइट हैव अ वेरी डेवास्टेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को क्या मालूम चला, हम लोग को मालूम चला अपना फ्यूज वायर क्या होता है। अभी सिर्फ फ्यूज वायर नहीं, अभी देयर आर लाइक मल्टीपल यूजेज, मल्टीपल टाइप्स। जैसे देखा हम लोग को क्या दिखता है, एक हम लोग को लाइट बल्ब का फिलामेंट दिखता है, फिलामेंट ऑफ, वहां पर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ वायर यूज किया जाता है। देखो फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब, ये क्या है, फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब क्या है,
फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब, जो हम लोग को बल्ब दिखता है ना, तो उसमें एक वायर रहता है बीच में बल्ब का, देखो ऐसा कुछ रहता है अपना बल्ब, तो इधर कोई सा एक वायर रहता है ऐसा। दिस वायर, इसका क्या क्वालिटीज होता है, यही वायर ग्लो करके हम लोग को करंट देता है, लाइक लाइट देता है ना। तो दिस वायर शुड हैव अ हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए उसको, है ना, कि वो पिघल ना जाए। जब फ्यूज वायर यूज किया, थोड़ा सा करंट पास करवाया, बल्ब ग्लो तो नहीं किया, बल्ब सर्किट ही ब्रेक कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को क्या रहना चाहिए उसमें, वो एक तो वो ग्लो करेगा कि बिकॉज दैट पार्ट इज व्हाट ग्लोज एंड गिव्स अस लाइट, और उसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का उतना ज़्यादा वेरिएंस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इधर पे क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक मटेरियल का वायर यूज़ करते हैं, दैट इज टंगस्टन। समझ में आया? अभी एक और टाइप फाइनल रह गया, दैट इज वायर्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अभी देखो हीटिंग एलिमेंट जो है, हीटिंग एलिमेंट अगर ज़्यादा लाइक उसका काम क्या रहता है, उसका काम रहता है हीट करना, लाइक हीटर्स हो गया, अपना गीजर्स हो गया, कुछ ऐसा जो हीट करता है चीज़ों को, वो होता है अपना हीटिंग एलिमेंट। अभी हीटिंग एलिमेंट का मान लो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा वेरी कर गया कि बहुत बढ़ गया रेजिस्टेंस, एज माई टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस भी लाइक शूट अप कर दिया वो, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा बढ़ गया, इफ माई रेजिस्टेंस इज टू हाई, देन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वुड बी रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होगा हमको। क्यों? किस लिए? उसको क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका होगा। तो हम लोग को कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया विल बी इट्स रेजिस्टेंस शुड नॉट इंक्रीज ड्रास्टिकली विद द राइज इन टेम्परेचर। तो इसीलिए हम लोग ना इधर एक चीज यूज करते हैं, दैट इज नोन एज नाइक्रोम वायर। ये जो मटेरियल है ना नाइक्रोम, ये इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ लाइक टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। चलो, तो आज के लिए ये वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग अपना अगला टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, दैट विल बी ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो बने रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स वगैरह रेफर कर लेना, मैं इसके साथ लिंक में दे दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।